नमस्कार मित्रों, मैं एक नई वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। यह मेरा वीडियो उसी घटना से संबंधित है जो मैंने पिछले वीडियो एक और इससे पहले बनाया था, जो राव कोचिंग में दुर्घटना हुई है, जिसमें 3 स्टूडेंट्स ऑफिशियली उनकी मृत्यु हो गई है। मृत्यु क्या है? ये एक प्रकार का मकड़ जाल है। अभी मैं आपको उसका पूरा बताऊंगा। और देखिए, पिछले साल भी एक घटना हुई थी जिसमें आग लग गई थी एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में, और 300 स्टूडेंट्स कूदे थे और 60 इंजर हो गए थे। उसमें कुछ बुरी तरह हुए थे, भगवान की कृपा से किसी की जान नहीं गई थी। इससे पहले एक स्टूडेंट करंट लगने से मर गया था। अभी भी आप इसमें देखिए, तमाम कोचिंग्स में ताले डाले जा रहे हैं, तमाम ये करा जा रहा है कि लाइसेंस उनके निरस्त करे जा रहे हैं, और 2 4 6 महीने चलेगा। जैसे ही ये लोगों को याददाश्त कमजोर होती है, कमजोर होगी, फिर यही सिस्टम चलेगा। अब ये जो सिस्टम है कि आईएएस का बड़ा भारी क्रेज होना, जबकि पद बहुत ज्यादा नहीं होते हैं। आईएएस पीसीएस मिला के पूरे इंडिया में 5,000 पद निकलते होंगे, 5 6 7 हजार पूरे साल में। और साउथ में तो इतना क्रेज भी नहीं है इसका। इधर नॉर्थन इंडिया में बहुत ज्यादा है, जिसको हम हिंदी बेल्ट बोलते हैं। और इसका कारण भी ये है कि यहाँ पे थोड़ी गरीबी है, और वो ये बिहार यूपी में आदमी इसे उस दृष्टि से देखता है, रुतबे वाली सर्विस। ठीक है, तो ये इसका इसी प्रकार क्रेज रहेगा, इसी प्रकार कोचिंग चलती रहेंगी, और इसी प्रकार कोचिंग चलेंगी तो इसी प्रकार हादसे होंगे। आप ये समझिए कि इंडिया में जितने पद नहीं है, उससे कम से कम कईयों गुनी कोचिंग्स होंगी। तो हर कोचिंग के हिस्से में एक स्टूडेंट नहीं आ रहा है जिसका वो सिलेक्शन करवा पा रहे हो, और फिर भी कोचिंग चल रही है धड़ल्ले से। मतलब ये कोचिंग का धंधा भी बड़ा मूर्ख बनाने का है, और स्टूडेंट्स मूर्ख बनने को तैयार हैं, और माता पिता उन्हें फंड्स भेजते हैं पेट काट काट के, तो मेरा बच्चा आईएएस पीसीएस बन जाए। और आप एक इसकी देखिए, कितना बड़ी विडंबना है कि 10 15 लाख तैयारी करती हैं, उसमें से 5 6 हजार हर साल बनती हैं। 9,95,000 उसमें से जो नहीं बन पाते, वो गांव शहर में आती हैं, ना शक्ल दिखाने में दिक्कत होती है, सब हंसती हैं। चलिए वो छोड़िए, सारी एज निकल जाती है, क्योंकि इससे ज्यादा एज किसी कंपटीशन की नहीं होती, और लास्ट में कुछ भी करने के योग्य नहीं होते। जो इंजीनियर्स बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से पास आउट करके इसकी तैयारी करते हैं, अगर सिलेक्शन नहीं हो पाता तो उनकी डिग्री की कीमत टॉयलेट पेपर के बराबर हो जाती है, क्योंकि डिग्री उन्होंने ली होती है 5 6 7 साल पहले। तो सब में पहले हमें ये समझना है कि ये जो पूरा सिस्टम है ना, देखिए, एक पूर्व आईएएस है अरुण भाटिया, तो मैंने उन्हें टीवी पे सुना था, वो फॉर्मर आईएएस है, कि ये जो प्रशासनिक सेवाएं हैं, इनने करप्शन को इंस्टीट्यूशनलाइज्ड कर दिया है। मतलब क्या है कि अगर कोई करप्शन करता है तो सब उसको बचाने में लग जाती हैं। ये इन्हीं का ही कथन है, मेरा नहीं है। अगर किसी ने करप्शन करा, उसकी शिकायत हुई, तो उसकी जांच विभागीय होती है, और विभागीय जांच में क्या होता है, विभागीय आदमी करता है, उससे बड़ा अफसर। और देखिए, इनमें बड़ी फ्रेटर्निटी होती है, बड़ा ब्रदरहुड होता है। ये साथ मेरे बैच का, ये मुझसे, इनने मेरे अंडर काम करा था, मुझसे 4 साल जूनियर ये मेरे बॉस रहे थे, मैंने इनके अंडर काम करा था, बड़े बढ़िया है, एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सभी लोग ऐसे होते हैं, देखिए इसमें बहुत कॉम्पिटेंट लोग भी हैं। जैसे हमारे अश्विनी वैश्व हैं, ये पहले डीएम थे, इनने फिर वो आईआईटी से पास आउट हुआ, आईएम से करा, फिर इनने प्रशासनिक सेवा में सफलता हासिल करी, आईएएस बने, वो छोड़ा, फिर अपना यूएस गए, यूएस में वो स्टार्टअप चला रहे थे, वापस गवर्नमेंट ने बुलाया, अब वो अपनी रेलवे मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं, एक नंबर का काम कर रहे हैं। जयशंकर है, पूरे जिंदगी डिप्लोमेट रहे, सिविल सर्वेंट रहे, A1 काम कर रहे हैं। तो अच्छे लोग भी हैं, परंतु मैं एक चीज कह रहा हूं, देखिए, इसमें बच्चा आईएएस पीसीएस बना तो उसको लालच देना तो पहले दिन से शुरू हो जाता है। कितने लोग हैं जो लालच को रेजिस्ट कर पाएंगे? मैं बताऊं कैसे। किसी का आईएएस में सिलेक्शन हो गया, और मान लीजिए उन्होंने टॉप कर दिया, टॉप 10 में आ गया, या हो ही गया, बहुत नीचे रैंक है, तमाम कोचिंग वाले उसके पास आ जाएंगे पैसा लेके कि आप लिख दो हमारे
या कोचिंग करी थी। एक एक बच्चे के फोटो आपको कई कई कोचिंग्स पर दिखेंगे। अब आप मुझे कॉमन सेंस से बताइए, क्या एक बच्चा 4 जगह से कोचिंग करता है? क्या संसाधन होती है? क्या कर सकता है? क्या समय होता है? या मतलब कितनी हास्यास्पद बात है। और कुछ होते हैं नासमझी में ले लेते हैं, वैसा नाम लिखा देते हैं और नए नए निकले होते हैं, बड़े स्ट्रगल से होते हैं, रिजल्ट आया होता है। क्योंकि भाई हमारे स्ट्रगल से तो रहना पड़ता है, खाने में कटौती, हर चीज में, क्योंकि घर वाले उतने पैसा भेज नहीं पाते हैं। ठीक है, रहने का कमरा हर एक के नहीं है, क्या बोले सके 25,000 महीने का किराया, 30,000 महीने का, तो 10,000 का ही लेती हैं कहीं छोटी सी जगह पे, तो पैसे का वो मिलता है। तो पहले दिन से इसमें वो है, तो ये पूरा सिस्टम बदलना होगा। हुआ क्या, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनना था तब ये बात उठी थी कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स करे जाएं, तो इतना समय नहीं था। तब सरदार पटेल जी ने कहा कि बताइए कौन सा ऐसा मुख्यमंत्री है जिसको बना दिया यार वो बिना अफसर के चला दे, सब अफसर से रिजाइन करवा लेते हैं। तो क्या वो दूसरे मुख्यमंत्री खुद रिजाइन कर देगा? वो चला नहीं सकता स्टेट। और ये बात सही है, उस समय के लिए सही थी, परंतु अब इसमें आमूलचूल परिवर्तन करने की जरूरत है। आप अगर ये सोच रहे हो कि हमारा देश सीएम और पीएम चलाते हैं, नहीं चलाते, ब्यूरोक्रेट चलाते हैं। यूके में कैबिनेट सेक्रेटरी इलेक्टेड एमपी होता है, या कैबिनेट सेक्रेटरी को ये समझ लीजिए एक मंत्री से ज्यादा पावर होती है, और वो जिंदगी भर का मंत्री होता है। कैबिनेट सेक्रेटरी और एस्टेब्लिशमेंट ऑफिसर बड़ी पावरफुल पोस्ट हैं। एस्टेब्लिशमेंट ऑफिसर तो पर्दे के पीछे रहता है, किसी को मालूम ही नहीं। और आप ये देखिए, अगर मैं कह रहा हूं रिश्वत का छोड़िए, अगर कोई इनकॉम्पिटेंट है तो कोई प्रोसीजर नहीं है उसको हटाया जा सके। कॉन्स्टिट्यूशन से वैलिडिटी मिली हुई है, ठीक है। तो यूके में क्या होता है, जब प्रेसिडेंट होता है तो वो अपनी टीम अपॉइंट करता है ऑफिसर्स की, और जो काम करता है उसे रखता है, जो काम नहीं करता उसको निकाल देता है। केंद्र में इस समय कुछ लेटरल एंट्रीज हो रही हैं। लेटरल एंट्रीज तो मतलब जो बाहर के लोग आ गए हैं, जो विशेषज्ञ हैं, उनको बड़े बड़े पदों पे लिया जा रहा है। अच्छे अर्थशास्त्री हैं, उनको नीति आयोग में और फाइनेंस मिनिस्ट्री में उनसे सलाह ली जा रही है। परंतु सीएम चाहे तो राज्यों में तो ये बिल्कुल ही नहीं है, उसे ब्यूरोक्रेट्स की सलाह से चलना है। और अगर सलाह नहीं भी माने चलेगा, चलो अपनी चलाने की कोशिश करे, तो इंप्लीमेंट उनसे ही करवाना है। बहुत से वो ट्रांसफर कर सकते हो आप, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो देखिए, इसमें कुछ रिफॉर्म्स की जरूरत है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ये इनडायरेक्ट टैक्सेस होती हैं। जीएसटी आने से पहले इसमें बड़ा घालमेल चलता था अफसर और वकील के बीच में। फिर नई जीएसटी लॉ आई, इसमें 17 जो टैक्सेस हैं वो सब्स्यूम हो गए, मिलकर एक हो गया जीएसटी, ठीक है। अब आप ये समझ लीजिए 90% रिड्यूस हो गया है करप्शन। वकील हैं फालतू बैठे हैं, जो अच्छे वकील हैं अगर उनके बेटे सीए हैं तो वो ला रहे हैं, बाकी वो अपने बेटों को इसमें ला नहीं रहे हैं। बस एक जगह पैसा बचा है, सर्च और सीजर। एक जो ट्रक व्रक पकड़े जाते हैं माल पे, एक छापा पड़ता है, बाकी बहुत पैसे डिपार्टमेंट में बचा नहीं है। तो एक रिफॉर्म हुआ ना, ब्यूरोक्रेसी के पकड़ से बाहर निकला ना, और बहुत अच्छा कर रहा है। हाँ, जीएसटी में कुछ सुधार की जरूरत है, स्लैब्स रैशनलाइज करे जाए, ठीक है। और भी कई जरूरत है, उसमें मैं एक अलग बनाऊंगा। अब जरूरत इस समय क्या है कि एक तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन से गारंटी मिली हुई है, इसको पहले वो करा जाए, रिवोक बोला के, अब उसको अमेंडमेंट करके, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके। और जो इनकम्पिटेंट हो उसको हटाने की पावर हमारे पीएम सीएम के पास होनी चाहिए। दूसरी क्या है, ये यूपीएससी से इतना ज्यादा वो करवाने के बजाय, मतलब नियुक्त करवाने के बजाय, बाहर एनजीओ से लाओ आप लोग जिनका ट्रैक रिकॉर्ड है। आप ऐसे ऐसे क्षेत्रों से लाओ, बड़े बड़े अर्थशास्त्री लाओ, बड़े बड़े टेक्नोक्रेट्स लाओ बिजली विभाग को चलाने को, जिनके प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड्स हैं, उनको अच्छी अच्छी पोस्ट पे लगाओ, अपॉइंट करो। पीएम आए, पीएम अपने स्वतंत्र हो भाई, देश को आपने देश का मालिक उसको दे दिया, उसको इतनी स्वतंत्र नहीं है वो अपनी टीम का निर्धारण कर सके।
सीएम आए, सीएम को पावर होनी चाहिए, टीम को पूरा निर्धारण कर सके। ये यूपीएससी और पब्लिक सर्विस कमीशन है स्टेट्स के, ये सब सेवाएं समाप्त होके स्पेशलिस्ट लाओ। एक ब्यूरोक्रेट है, कभी होम मिनिस्ट्री में काम कर रहे हैं, कभी फाइनेंस में कर रहे हैं, कभी रक्षा में कर रहे हैं, कभी फैमिली में कर रहे हैं, और हिस्ट्री भैया हिस्ट्री के पढ़े हुए हैं, और हिस्ट्री के पढ़े हुए और चला रहे हैं। तो मैं आपको ये बता रहा हूं, ये पूरा सिस्टम बदलना होगा। सारी रिपोर्ट्स हैं, सब कुछ है। हमारे राहुल गांधी जी भी कह चुके हैं कि देश को ये ब्यूरोक्रेट्स चलाते हैं। बता रहे थे 88 या कितने हैं अंडर सेक्रेटरीज, चीफ सेक्रेटरीज मिला के मुख्य डिपार्टमेंट से। तो मित्रों, ये जब तक सिस्टम नहीं बदलेगा, भारत देश कभी विकसित राज्य नहीं है वो बन सकता, क्योंकि बनने नहीं दिया जाएगा। उनके हाथ से जो पावर्स हैं वो आम जनता को मिलेंगे नहीं, एंटरप्रेन्योर के पास आएंगे नहीं, उद्योग लगेंगे नहीं। कुछ बड़े बड़े आप उद्योगों को छोड़ दीजिए, जो समूह है टाटा, बिरला, अदानी, अंबानी, जेएसडब्ल्यू, आम आदमी जैसे यूएस में एलोन मस्क बढ़ के बन गया, वो बनना चाहे, उसके सामने बाधा ही बाधा है। तो ये रिफॉर्म्स बहुत जरूरी है। जब तक रिफॉर्म्स नहीं होंगे, पावर का डिसेंट्रलाइजेशन नहीं होगा, ये पदों का इसी प्रकार सृजन होता रहेगा, लाखों बच्चे तैयारी करते रहेंगे पद की, पावर के लालच में, मैं नहीं कह रहा करप्शन के लालच में, और करते रहेंगे, यही भगदौड़ होगी। पूरी हमारी यूथ है वो केवल क्या बनना चाहती है, आईएएस पीसीएस, जो मतलब टॉप टैलेंटेड है, जो देश के लिए 1000 तरीके से कॉन्ट्रीब्यूट कर सकती हैं। ये कॉलोनियल राज को स्थापित रखने के लिए सिस्टम बनाया गया था, स्टील फ्रेम। मेरी बात ज्यादा से ज्यादा पहुंचाइए, इसको बदलिए, सरकार बदले इसको। बड़ी मुश्किल से बदलेगा, क्योंकि पहले तो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म करना पड़ेगा, जो बड़ा मुश्किल होगा, परंतु सब काम हो सकते हैं। देखिए, जीएसटी लागू हुआ, बड़ा मुश्किल काम था, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म करना था। आईबीसी लागू हुआ, तमाम धारा 370 हटी, तो ये कोई इम्पॉसिबल टास्क नहीं है, इन चीज़ों से बड़ा टास्क नहीं है, और ये होना ही होना चाहिए। धन्यवाद मित्रों, नमस्कार।